नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि क्या निशांत वाकई जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, और इसकी चर्चा बिहार की फिजा में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी होने लगी। आपको यह भी बता दें कि निशांत कुमार के जेडीयू ज्वाइन करने की चर्चा जोरों पर क्यों है। दरअसल यह भी कहा जाता है कि यह सलाह देने वाले व्यक्ति कौन है। अगर आप देखें तो जब तक कर्पूरी ठाकुर जीवित रहे, रामनाथ ठाकुर एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आ पाए थे, उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। राम सुंदर दास पुराने समाजवादी हैं, उनके बेटे को नीतीश कुमार ने ही लॉन्च किया था। तो सवाल यह उठता है कि कई सारे बड़े नेता, चाहे रामविलास पासवान हो, लालू प्रसाद यादव हो, तो अब सवाल उठ रहा है कि जेडीयू को बचाएगा कौन, जेडीयू की विरासत को संभालेगा कौन। कई तरह के नाम की चर्चा पहले हुई, एक्सपेरिमेंट भी किया गया, लेकिन अब यह चर्चा जोरों पर है कि अप्रैल के महीने में निशांत औपचारिक तौर पर जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। पहले संगठन में काम करेंगे और संगठन में काम करने के बाद जब पार्टी पर मजबूत पकड़ बना लेंगे तो उसके बाद पार्टी पूरे तरीके से उनके हाथ में सौंप दी जाएगी। दरअसल इन दिनों नीतीश कुमार के बीमारी की चर्चा जोरों पर है। कहा यह जा रहा है कि उनके बाद जेडीयू को प्रासंगिक रखने के लिए अगर कोई कारगर साबित हो सकता है तो वो निशांत ही है। बाकी कोई नेता में इतनी दमखम नहीं है कि वो जेडीयू को बचा सके। तो गंभीर सवाल यह है कि वाकई निशांत पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं, और हम आपको यह भी बताएंगे कि इसकी पटकथा लिखी कब गई थी, कब इसकी चर्चा हुई थी। वैसे राजनीतिक रूप से ये दोनों बड़े शत्रु हैं, पर आपको बता दें कि ये सलाह देने वाले नीतीश कुमार को कोई और नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से कभी प्रतिद्वंदी कभी दोस्त ऐसे होते रहे, पर उन्होंने ही ये सलाह दी है। और उसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में भी ये चल रहा है। अब इंतजार उनके ग्रीन सिग्नल का है। कोई लोग कह रहा है कपोल कल्पना है, लेकिन ये बात बड़ी तेजी से उठ रही है। तो क्या यह माना जाए कि जेडीयू का एक धाड़ा जो जेडीयू को प्रासंगिक देखना चाहता है, जेडीयू को का एक धाड़ा जो जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद आने वाली विकट परिस्थिति को भांप रहा है, समझ रहा है, वो चाहता है कि निशांत ही उसको संभालें, और निशांत बखूबी उस विरासत को संभाल सकते हैं, उस कोर वोट बैंक को साधे रख सकते हैं। तो हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि आरजेडी का रिएक्शन क्या है और उसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के पुत्र श्री निशांत जी की राजनीति में आने को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा हो रही है, तो ये तो सबको अधिकार है, सब लोग स्वतंत्र हैं। जो समाज सेवा करना चाहते हैं राजनीति में आना चाहिए, इसमें बुराई क्या है। लेकिन बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो साफ इनकार कर दिया। बीजेपी तो नहीं चाहती है कि आदरणीय नीतीश जी के पुत्र निशांत राजनीति में आए, क्योंकि अब उनके पुत्र को झेलना बीजेपी नहीं चाहती है। ये तो हम लोगों को क्या आपत्ति है, लेकिन जनता की स्वीकार्यता ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। राजनीति में सब लोगों की चाहत होती है आए, लेकिन जनता उन्हें स्वीकार करती है तभी उनकी राजनीति चमकती है। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं, और मृत्युंजय तिवारी ये भी कह रहे हैं कि हम तो स्वागत करेंगे, लेकिन बीजेपी को आपत्ति है। क्या वाकई बीजेपी को आपत्ति है? और स्वागत आप तब करेंगे ना जब निशांत वाकई जेडीयू में आ रहे हैं। निशांत जेडीयू में आ रहे हैं तो वो किस तरीके से आएंगे, किस कैपेसिटी में आएंगे, उनकी स्वीकार्यता कितनी होगी, क्या पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए संगठन को संभालेंगे, और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे, किस तरीके से निशांत जेडीयू में आएंगे, इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान, जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं
उनमें से एक हैं विनय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार झारखंड की राजनीति को बखूबी समझते हैं, जानते हैं और अंदर खाने क्या चल रहा है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। रामबंधु वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। विनय जी, आपका भी स्वागत है। और आशुतोष कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। विनय जी, सीधा आपके पास आना चाह रहा हूँ। इन दिनों निशांत की बड़ी चर्चा है, मेरे पास भी कुछ जानकारी है, लेकिन मैं पहले चाहूँगा कि आप बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि जेडीयू में निशांत, नीतीश के बाद कौन तो निशांत, क्या ये सच बात है? ये भारतीय राजनीति की ये सच्चाई है, ये भारतीय राजनीति की आप कहिए ये विडंबना है। जब भी इस तरह की पार्टियां होती हैं तो संभालने के लिए परिवार के व्यक्ति को एक तरह से कह सकते हैं आप कुर्बानी देनी पड़ती है। याद करिए जब संजय गांधी का निधन हुआ तो उस समय कोई दिलचस्पी राजीव गांधी में नहीं थी। राजीव गांधी को राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। उनकी पत्नी भी नहीं चाहती थी सोनिया जी की राजीव गांधी राजनीति में आए, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि राजीव गांधी को आना पड़ा राजनीति में। और पहले पार्टी का कमान संभालने के बाद फिर ऐसी परिस्थितियां बनी कि उनको देश का कमान संभालना पड़ा। हालांकि उस समय भी सोनिया जी नहीं चाहती थी कि राजीव जी आए, लेकिन देश की मांग और पार्टी की मांग पर उनको आना पड़ा था। तो कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती है कि पार्टी की मांग होती है। तो जो अभी जनता दल यूनाइटेड की बिहार में स्थिति है, तो ये सारे लोग जानते हैं कि आज की तारीख में नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है, लेकिन नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 किनकी हैसियत है किसी को पता नहीं। कुछ समय के लिए कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाया गया, लेकिन इन पार्टियों में जो सुप्रीम लीडर होता है उसी की पार्टी होती है। छोटी पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियां, बाकी लोग एक तरह से मोहरे होते हैं। जब जिस मोहरे की आवश्यकता है नेता उस तरह से मोहरे का प्रयोग करता है। कभी आरसीपी सिंह भी इस पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन उनको किस तरह से पार्टी से हटाया गया, निकाला गया और किस तरह से वो चले गए, किस तरह से उनको उनकी राज्यसभा की सदस्यता चली गई, सब लोग जानते हैं। कभी शरद यादव थे, उनकी भी सदस्यता समाप्त कराने का प्रयास किया गया और उसमें पार्टी को सफलता मिली। तो इन पार्टियों में जो सुप्रीम लीडर होता है उसी के इशारे पर तमाम लोग एक तरह से कहिए कठपुतली के तरह होते हैं। जिस तरह से नेता चाहते हैं उस तरह से लोग उसके आगे पीछे काम करते हैं। तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर जदयू को एकजुट रखना होगा तो निशांत को आगे लाना पड़ेगा, वरना जदयू नीतीश कुमार के बाद जदयू अपने वर्तमान स्वरूप में रह पाना बड़ा मुश्किल काम, खींचतान की स्थिति होगी। कांग्रेस भी उस समय जब राजीव गांधी के नाम पर एकजुट हुआ और जब इंदिरा जी का निधन हुआ तो राजीव गांधी के नाम पर पूरा देश एकजुट था और उनको प्रधानमंत्री का ओहदा दिलाया गया इंदिरा जी के निधन के बाद। तो इस तरह से इन पार्टियों में इस तरह का चलन है। और देश में भी अगर आप कह सकते हैं तो देश में भी ये मांग है। आज भी लोग देखिएगा कि ये देश राजशाही जो खत्म हो गया, लेकिन आज भी राजा के पुत्र को राजा मानने की प्रथा है। आज भी माधवराव सिंधिया चले जाइए ग्वालियर के इलाके में, उनके बेटे भी या उनकी मां किस तरह से लोकप्रिय थी। तो सब जगह आप देखिएगा, बिहार से लेकर दूसरे राज्यों तक, झारखंड में देखिएगा शिबू सोरेन, और शिबू सोरेन के बाद उनके पुत्र हेमंत सोरेन की कितनी लोकप्रियता है, किस तरह से उन्होंने चुनाव में। अन्य राज्यों में भी देखिएगा, पंजाब हो या तमिलनाडु हो या कर्नाटका हो, हर जगह बोम्बई साहब के बेटा वहां बोम्बई मुख्यमंत्री बने थे। हर राज्य में ये स्थिति है, कोई नई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि निशांत की स्वीकार्यता बहुत इजीली होगी। हाँ, ये डिपेंड करता है वो राजनीति में आना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां राजनीति में लोगों को ले आती। चलिए, कभी कभी परिस्थितियां लोगों को ले आती है, लेकिन रामबंधु वत्स जो लोग अब आपको कह रहे हैं कि परिस्थितियां इसलिए कि हेमंत सोरेन ही आज मुख्यमंत्री हैं,
अगर दुर्गा सोरेन जीवित रहते तो दुर्गा सोरेन आज मुख्यमंत्री नहीं, ठीक है, आप पॉलिटिकल ठीक, पकड़, आप लेकिन उनके निधन के बाद हेमंत सोरेन उभर नहीं, कर ठीक आए। है विनय जी। कई लोग लेकिन मेरे पास जो सूचना है, मेरे पास जो खबर है, कहा यह जा रहा है कि होली के आसपास उनकी लॉन्चिंग हो जाएगी। दरअसल जेडीयू को बचाने की चिंता है, तमाम प्रयोग कर लिया गया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि निशांत के अलावा जेडीयू को कोई बचा नहीं सकता है। नीतीश कुमार अक्सर बीमार रहते हैं, अब वो इस स्थिति में नहीं है कि लंबे समय तक राजनीति कर सकें, और इसलिए अपने सामने ही निशांत को आगे बढ़ाएं तो पार्टी के लिए भी बेहतर होगा। दरअसल नीतीश ऐसा चाहते थे, ये लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कार्यकर्ता चाहते हैं, पार्टी के वफादार लोग चाहते हैं, ऐसे लोग जो जेडीयू की राजनीति को मजबूती से देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद भी जेडीयू की राजनीति बची रहे। वो लोग निशांत को पार्टी का नेतृत्व सौंपना चाहते हैं। रामबंधु वत्स जी, इस खबर में कितना दम है? ये खबर बिल्कुल ही सही है, भले ही ये चौंकाने वाली है, लेकिन खबर बिल्कुल सही है। और निशांत कुमार की एंट्री टिकट बंटवारे से पूर्व ही होना है। अगर यहाँ पे आप जदयू के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे तो एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि जदयू को अगर अधिक सीटें लेनी है तो उनके लिए ये दर्शाना जरूरी है कि चुनाव में के बाद नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा। नीतीश कुमार की सशक्त छवि तभी बन सकती है जब वो टिकट बंटवारे के पूर्व अपने उत्तराधिकारी के बारे में घोषणा कर दें या फिर एक संकेत दे दें, और यह उसी का क्रम है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जदयू को अगर बचाने के लिए जदयू में 3 गुट हैं। एक गुट है जो हमेशा बीजेपी की ओर बढ़ता है, एक गुट ऐसा है जो हमेशा आरजेडी की ओर बढ़ता है, बीच में जो गुट है जिसका नेतृत्व श्रवण कुमार कर रहे हैं वो बहुत ही सावधान गुट है। वो गुट अपने आप को कभी मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोट नहीं करता है। वो दो नेता, जदयू के 2 नेता नीतीश के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी जैसे ही इमेज बढ़ी, उनका कद बहुत ही पीछे चला गया। तो इसी के कारण श्रवण कुमार जी का जो गुट है, जो चाहता है कि जदयू बची रहे चुनाव के बाद भी और नीतीश कुमार के बाद भी, वो गुट नीतीश कुमार के बेटे को लेकर के नीतीश कुमार से हमेशा संवाद करते रहते हैं। लेकिन पंकज जी, एक और बात है, जदयू के कॉरिडोर से ही पता चलता है कि कभी लालू यादव जी ने ही नीतीश कुमार को यह कहा है कि आप अपने बेटे को राजनीति में लाएं। दूसरे बिहार में जैसे चिराग पासवान हैं, तेजस्वी यादव हैं, वैसे यहाँ निशांत जी नहीं है। नीतीश कुमार के बेटे राजनीतिक तौर पे नहीं, सामाजिक मुद्दों पे भी कभी बोलते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। सामाजिक समारोहों में भी उनकी कोई सार्वजनिक भाषण या सार्वजनिक गतिविधियां दिखाई नहीं दी है। फिर भी चाहे वो जैसे भी हों, उनकी एक राजनीति सक्रियता होनी चाहिए, ऐसा सलाह राजद सुप्रीमो के द्वारा कभी नीतीश कुमार को मिला था। और आप अभी देखे होंगे कि कुछ महीने पूर्व जब नीतीश कुमार को आरजेडी में पलटी मारने की खबर आ रही थी और तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे कि अब नीतीश कुमार की एंट्री किसी भी हालत में नहीं होगी, उनके लिए दरवाजा बंद था, उस समय भी नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज था, आप कभी कभी मीडिया में दिखाई देता था कि अगर वो तेजस्वी यादव के करीब से जाते थे तो बहुत अच्छे और सम्मानजनक तरीके से उनसे मिलते थे, उनको स्पर्श करते थे। यानी कि एक व्यक्तिगत सलाह लालू यादव की ओर से मिलता था, उसी का एक रिफ्लेक्शन नीतीश कुमार के इस व्यवहार में दिखता है। तो ये, और जदयू का जो एक खेमा है, वो खेमा ये चाहता है कि इलेक्शन के बाद या 25 से 30 मुख्यमंत्री कौन रहेगा, भले ही ये जो चुनाव है वो नीतीश के चेहरे पे हो और नीतीश के चेहरे पे उनका जनाधार मिल भी जाए, लेकिन नीतीश कुमार की जो तबीयत है उस स्वास्थ्य कारणों से ऐसा माना जा रहा है कि वो 25 से 30 तक मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और जदयू पे सभी पार्टियों की गिद्ध नजर है, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो। नीतीश कुमार जहां रहेंगे और जहां से वो राजनीतिक संन्यास अगर लेते हैं तो उस पार्टी या उस गुट को जो गठबंधन हो, उस गठबंधन को लाभ होगा। तो इसीलिए वो ये चाहते हैं, जो श्रवण कुमार हैं, अशोक चौधरी हैं, जो गुट अपने आप को अब मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोट नहीं करना चाहता है, या वो ये समझ लिया है कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को प्रमोट करने पे पर पंख कतरने का एक डर है, वो ही निशांत जी के जरिए एक राजनीति कर रहे हैं। तो जदयू का एक खेमा पहले से ही तैयार था।
जदयू में जो सबसे प्रभावशाली खेमा था, जो नीतीश कुमार या जदयू के निर्णयों पे हावी होता था, जो ललन सिंह का खेमा था, वो गुट निशांत जी को यानी नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में आने के लिए वो पैरवी का जी वो नीतीश कुमार के बेटे को लाने के लिए वो नहीं प्रयास करते थे। लेकिन जो श्रवण कुमार का जो गुट है वो नहीं, ये ठीक है। चाहते हैं कि आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताई रामबंधु वत्स जी, जिसकी जानकारी मुझे भी है। मुझे भी ये मालूम है कि महागठबंधन की जब सरकार थी तो ये सलाह लालू प्रसाद जी के तरफ से ही नीतीश कुमार जी को दिया गया। अब ये बड़ी गंभीर बात है। दरअसल कहा जाता है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जिस तरीके से एक दूसरे के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बावजूद एक दूसरे के प्रति जो भावना रखते हैं, उसको समझने वाले अभी भी बिहार की राजनीति में बहुत लोग सक्रिय हैं। दरअसल मुझे जो जानकारी है उसमें यह बताया गया कि अरे देखिए, कर्पूरी ठाकुर भले ही अपने सामने अपने बेटे को टिकट नहीं दिए, लेकिन बाद में रामनाथ ठाकुर को आपने आगे किया ना, रामसुंदर दास के बेटे संजय कुमार को आपने आगे किया ना, तो ऐसे लोगों को जगह तो मिली ना। इसलिए आप सामाजिक राजनीतिक रूप से अपने बेटे को तैयार करिए, और अगर आप पार्टी को मजबूत देखना चाहते हैं, पार्टी मजबूत रहे, तो आपके बेटे के अलावा आपकी राजनीति को, आपकी विरासत को कोई जिंदा नहीं रख पाएगा। इस तरह की सूचना मेरे पास भी है। इसीलिए आपने जो बात कही कि ये सलाह देने वाले लालू प्रसाद हैं, जो आपने इस बात को रखा, ये बड़ी बात है। और इसलिए आप देखेंगे, आपने बिल्कुल सही कहा, तेजस्वी कह रहे थे बिल्कुल नहीं, लालू प्रसाद हमेशा अपना दरवाजा खुला रखने की बात कर रहे थे, क्योंकि लालू प्रसाद जानते हैं कि जैसे ही नीतीश हमारे साथ आएंगे फिर बैकवर्ड पॉलिटिक्स इस तरीके से कंसोलिडेट होगा कि बिहार में वो इनविंसिबल हो जाएगा, उसको कोई हरा नहीं पाएगा। आशुतोष कुमार, आने वाले समय में आप देख पा रहे हैं मनीष वर्मा साइड लाइन, आरसीपी सिंह पार्टी में नहीं, और पहले आपने कई नामों को सुना, वो लोग अब हैं नहीं, तो जेडीयू को बचाएगा कौन? जेडीयू को बचाने वाले जो नेता अभी ताकतवर दिखते हैं, और जेडीयू का जो कोर वोट बैंक है उसको इंटैक्ट रखना, साधे रखना, मुझे नहीं लगता इन नेताओं के बस की बात है। तो सवाल ये उठता है कि नीतीश के आसपास जो बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक से जुड़े नहीं हैं, और दूसरा जो कोर वोट बैंक है भी वो पुत्र के पास आसानी से जा सकता है, क्योंकि पुत्र अगर अपने पिता की विरासत को संभाले तो अभी भी भारतीय राजनीति में जनता एक बार तो जरूर परखती है, उसको सिर आंखों पर बिठाती है। ज्यादातर समय हमने ऐसे देखा है, जैसे देखिए चिराग पासवान और पशुपति पारस में लड़ाई हुई विरासत को लेकर के, जनता ने चिराग पासवान को चुना। उसी तरीके से आप देख लीजिए, लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाए, लोगों ने पसंद कर लिया। लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं, और अब तेजस्वी यादव की पकड़ आरजेडी पर लगभग मजबूत हो चुकी है। यह बात ठीक है कि रामनाथ ठाकुर उस तरीके से नहीं हो पाए जैसे कर्पूरी ठाकुर होते थे, या रामसुंदर दास की तरह उनके बेटे संजय कुमार नहीं हो पाए, लेकिन ये तमाम ऐसे समाजवादी नेता हैं जिनके सुपुत्र राजनीति में आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 20 साल से जेडीयू, जो कि बिहार पॉलिटिक्स की धुरी रही है, नीतीश कुमार दूरी रहे हैं, और पिछले 20 साल से सत्ता उसके हाथ में ही रही है, जिसके साथ नीतीश रहे, मतलब नीतीश के ही हाथ में सत्ता रही है। तो अब जो नीतीश कुमार की स्थिति है उसमें जेडीयू को मजबूती कौन देगा? और इसलिए जो ये बात उठ रही है कि अप्रैल में लॉन्चिंग होगी, और कहा तो ये जा रहा है कि बार बार जा रहे हैं कल्याण बिघा, हरनौत, इसके पीछे की मंशा है, हो सकता है वो चुनाव भी लड़े वहां से, इस तरह की तरीके की भी बात कही जा रही है। आशुतोष, आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? मीडिया गलियारों में कल से ज्यादा उठ रही है कि नीतीश कुमार के पुत्र होली के बाद राजनीति में एंट्री करेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीति रही है वो परिवारवाद के खिलाफ रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें पसंद करते हैं, और नरेंद्र मोदी का भी जो स्टाइल रहा है वो भी परिवारवाद से इतर की राजनीति करते रहे हैं। भले उनके पार्टी में लोग हैं जो परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं,
लेकिन नीतीश कुमार भी उसी तर्ज पर काम करते रहे हैं। लेकिन एक द इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है और उस खबर के बाद ये बात स्थापित की जा रही है राजनीतिक गलियारों में कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा। बात सही है, जिस तरीके से समता पार्टी के बाद जदयू आया और भाजपा के सहयोग से, भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी की हम अभी बात कर रहे हैं राजद के सामने, तो भाजपा ने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने में पूरा समर्थन किया, सहयोग किया। उनका चेहरा जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी चमका, वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन निशांत कुमार ने जो अभी हाल के दिनों में नीतीश कुमार के साथ कहीं कहीं वो जाना शुरू किए हैं, जो उनके एक सिक्योरिटी इंचार्ज थे, उनके साथ जब वो शादी में गए थे तो वहां भी उन्होंने एक बयान दिया जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। और अभी उन्होंने इस महीने के शुरुआत में भी एक बयान दिया कि हमारे पिताजी को आप इस बार फिर जिताइए। लेकिन अभी राह इतनी आसान नहीं होगी कि, क्योंकि निशांत कुमार जो है उन पर नीतीश कुमार अभी तुरंत पूरी तरीके से दाव लगा देंगे, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, पार्टी में एक जरूर अगर उनको लाया जाएगा तो जदयू को बचाने के लिए ये बहुत ही एक अच्छा हथकंडा होगा। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि जदयू फिलहाल दो खेमों में बटी हुई दिख रही है। एक खेमा वो है जो पूरे तरीके से अब इस पार्टी को अपने हिसाब कौन सा खेमा? निशांत के नाम पे कौन सा खेमा होगा आशुतोष जी? वोट जिसका उसके निशांत के नाम पे कौन सा खेमा? तेजस्वी यादव के नाम पे कौन सा खेमा? बताइए। तेजस्वी यादव का विरोध तेज प्रताप कर सकते हैं, कुछ हद तक मीसा कर सकती है, लेकिन और कौन कर सकता है? आप ये देख लीजिए। तो ये अगर निशांत आ जाएंगे तो किस बात का खेमा? मुझे तो नहीं लगता कोई खेमेबाजी हो पाएगी। सारी अटकलें दूर हो जाएंगी और सब लोग सरेंडर हो जाएंगे। इस बात को जान लीजिए। जैसे क्योंकि भाई वोट उनके पिता का है और वो पिता के इकलौते पुत्र हैं। हाँ, नीतीश कुमार ये कर सकते हैं, सीधा सत्ता का हस्तांतरण नहीं करें, लेकिन वो ये तो हो सकता है ना, जेडीयू के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, जेडीयू के भीतर से आवाज आ रही है, संगठन डिमांड कर रहा है। नीतीश कुमार अब राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं। उनकी राजनीति जो है वो चूंकि उनका स्वास्थ्य चर्चा में है, ऐसे में सवाल उठता है कि जेडीयू को बचाने के लिए जो लोग आवाज उठाएंगे, जिन लोगों ने जेडीयू के लिए काम किया है और जो चाहते हैं कि जेडीयू अपनी प्रासंगिकता कायम रखे, डॉक्टर संजय भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको निशांत से बेहतर विकल्प कौन दिखेगा? निशांत बीआईटी मिश्रा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, साइंस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की है। तो भाई आप तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं, तो निशांत क्यों नहीं हो सकते हैं? इसमें सिर्फ अड़चन एक ही बात का आ सकता है ना कि भाई वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। पर अगर उनकी थोड़ी भी इच्छा होगी तो आपको याद होगा बहुत सालों तक सोनिया गांधी राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब कांग्रेस की दुर्गति होने लगी, जनता आवाज लगाने लगी, कार्यकर्ता उनको परसुएट करने लगे, तो सोनिया फिर आई ना राजनीति में। और इस तरीके से राजनीति में आई कि भले ही प्रधानमंत्री उन्होंने किसी को बनाया, लेकिन हमेशा उन पर आरोप लगता रहा कि सत्ता की असली चाबी उन्हीं के पास है। डॉक्टर संजय, मेरे पास जानकारी है अप्रैल में निशांत पार्टी में औपचारिक तौर पर आ रहे हैं और ये विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। आपका क्या कहना है? नहीं, सही जानकारी है और पार्टी में उनको एक बड़ी जिम्मेवारी भी दी जाएगी। करीब करीब चीजें तय हो चुकी हैं और बिल्कुल आपने जो सही कहा कि नीतीश कुमार जी की स्वीकारिता है और नीतीश कुमार जी का एक्सेप्टेंस जब है, पार्टियों में क्या होता है और खास करके क्षेत्रीय पार्टियों में कि जो उनके बड़े नेता होते हैं उनको अधिकृत कर दिया जाता है निर्णय लेने के लिए। तो अगर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी सूबे के मुखिया हैं अभी, तो अगर नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया जाएगा पार्टी के द्वारा और नीतीश कुमार जी अगर निशांत की ताजपोशी कर देते हैं या निशांत को कोई बड़ी जिम्मेवारी देते हैं, तो मैं मानता हूं कि एक कोई इसमें ऐसी बात नहीं होगी। और मैं बता रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार के खास जो एक तो विधायक हैं, व्यक्ति थे, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा
कि जेडीयू पार्टी को बचाने के लिए अब अंतिम विकल्प निशांत ही होंगे। नहीं तो पार्टियों में जितनी धड़े बनी हुई है और हर धड़ा एक दूसरे को जिस तरह से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, वैसी स्थिति में निशांत के नाम पर लोग चुप हो जाएंगे और पार्टी बच जाएगी। अगर निशांत की जगह पर नीतीश कुमार जी किसी और पर दांव लगाते हैं या कोई और को जिम्मेवारी, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, सब लोग इससे आप वाकिफ हैं, लगा कि मनीष वर्मा वो आरसीपी सिंह की जगह ले लेंगे। मनीष वर्मा को जिले में कार्यक्रम तय कर दिया गया, एक मैसेजिंग करा दिया गया कि जितने भी जेडीयू के लोग हैं जब वो आएंगे जिले में तो सारे लोग उनका ये स्वागत करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और जिस तरह से भी वो चैनलाइज करेंगे चीजों को उसको फॉलो करेंगे। भाई मनीष वर्मा के उस कार्यक्रम को क्यों बीच में रुकवा दिया गया? नालंदा में ना अंतिम होनी थी और नीतीश कुमार जी उसके समापन समारोह के भागीदार होने वाले थे, तो मनीष वर्मा की यात्रा रुक गई। उसी तरह से कई और गुट हैं जिसके बारे में अभी बता रहे थे कि हाँ ये गुट है वो गुट है, रामबंधु वत्स जी थोड़ा खुल करके बता रहे थे। निशांत पार्टी और सरकार दोनों में इनकी हिस्सेदारी भी होगी और भागीदारी भी। और वो कालखंड वाली बात अब चली गई कि जिसमें लोग कहते थे कि परिवारवाद वंशवाद के नीतीश कुमार खिलाफ है, ये निशांत को क्यों चाहेंगे कि एंट्री हो, ऐसी कोई बात। नीतीश कुमार भी सेफ एग्जिट लेना चाहेंगे, नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि हमारे बहुत सक्रिय न रहने पर भी पार्टी बची रहे, पार्टी बनी रहे और निशांत उनके लिए एक उपयुक्त चेहरा होंगे जिसकी चर्चा कई जगहों से है। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह से, कई जगहों से चर्चा है। और निशांत को भी इस तरह की चीजों को उस हरियाणा के कार्यक्रम में जिसमें आप तस्वीर दिखा रहे जो खास थे, वहां उनकी मौजूदगी। पटना में जब गांव में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी ने अगर बिहार की सेवा की है, काम किया है, तो लोग उन्हीं को वोट करेंगे, सरकार उन्हीं की बनेगी। तो निशांत को एंट्री दिलाई जा रही है और बिल्कुल चुनाव और संगठन, मुझे तो जो जानकारी है कि संगठन में बड़ी जिम्मेवारी भी दी जा सकती है और हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने पावर को ट्रांसफर भी निशांत में कर सकते हैं, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जो खबर आपके पास है, जो जानकारी आपके पास है, उस जानकारी में बहुत हद तक सच्चाई है और पार्टी 3-4 धड़े में बटी हुई है, इस बात में, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो खेमे हैं, खेमेबाजियां वहां हैं, हर खेमे का अपना प्रभाव है, हर खेमा एक दूसरे को चाहता है कि वो किनारे रहे। आपको मैं छोटी घटना बता रहा हूँ, राज्यपाल भवन में ही सरकार बदलने के बारे में जब विजेंद्र यादव से पूछा गया तो बड़ा झुंझला करके कहे मुझे नहीं कुछ पता है कि पार्टी में क्या हो रहा है। तो विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, ये सब कहाँ हैं? ललन सिंह, संजय झा कहाँ हैं? उमेश कुशवाहा और लोग कहाँ हैं? तो कई खेमेबाजियां हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी उनके साथ हैं। तो निशांत की ताजपोशी या निशांत की जिम्मेवारी से इनकार नहीं किया जा सकता। निशांत की जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया जा सकता, पर दिलचस्प बात विनय जी ये है, जो मेरे पास जानकारी है और रामबंधु वत्स जी ने जो कहा कि दरअसल ऐसा लालू प्रसाद जी के मशवरे के बाद किया जा रहा है। जब महागठबंधन की सरकार थी, ये मशवरा लालू प्रसाद जी ने ही दिया था। ये बड़ा दिलचस्प नहीं लगता आपको कि राजनीति में एक दूसरे का बचाव किस तरीके से करते हैं ये लोग? ठीक है, प्रतिद्वंदिता दिखती है, लेकिन जब पारिवारिक स्तर पर कोई बात होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। नीतीश कुमार की उम्र को देखते हुए लालू प्रसाद ने ऐसा मशवरा दिया, ये बात भी चर्चा में। पावर कॉरिडोर में कुछ लोग कह रहे हैं, उसी समय ये बात हुई थी कि आपको निशांत को आगे लाना चाहिए, पढ़ा लिखा लड़का है, बीआईटी मेसरा से पास आउट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और पार्टी को निशांत ही बचा सकते हैं, कोई और नहीं बचा सकता। इसलिए जेडीयू को आप बचाना चाहते हैं, ताकतवर रखना चाहते हैं, अपने वोट को कायम रखना चाहते हैं, तो आपको निशांत को आगे करना होगा। क्या कहते हैं विनय जी? ये बात जो छन छन करके बाहर आ रही है, एक बड़ा चैलेंज तो जेडीयू के सामने है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस बात को खुल करके कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार रिटायर हो गए हैं। बहुत लोग कहने लगे हैं मानसिक रूप से उनकी जांच की जरूरत है।
शिथिल हो गए हैं, तरह तरह की बात कह रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, अलग अलग नेताओं के शब्द हैं। ऐसे में जेडीयू का भविष्य कहां है, इसकी चिंता जेडीयू के कार्यकर्ताओं को तो होगी, जेडीयू के वफादार सिपाहियों को तो होगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष वर्मा का नाम आया, फिर मनीष वर्मा भी नेपथ्य में चले गए। क्या मनीष वर्मा नीतीश कुमार की विरासत संभाल सकते हैं? मुझे तो शक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट और तुरंत पॉलिटिशियन बनते हैं और फिर देख लीजिए वो नेपथ्य में चले गए। तो विरासत की राजनीति को संभालने के लिए मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता कि निशांत कुमार से बेहतर चेहरा जेडीयू में कोई और है। क्या कहते हैं आप? सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको चीजों को समझना पड़ेगा। पहले भी जब लालू यादव जेल जा रहे थे तो उस समय सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई दूसरे किसी को मुख्यमंत्री मत बनाना, अपने परिवार के व्यक्ति को बनाना। और तब उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। उस फैसले के दौरान एक बड़ी बैठक चल रही थी। जाबिर हुसैन उस समय काउंसिल के चेयरमैन थे और वहां पर कुछ आरजेडी के दिग्गज नेता बैठे थे, आपस में मंत्रणा कर रहे थे। हम भी खबरों की खोज के चक्कर में उनके घर पहुंच गए। तो वहां आपस में चर्चा हो रही थी कि एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं, राबड़ी देवी का एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं। तो जो नेता और कई सब दिग्गज नेता थे आरजेडी के, सब लोग बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे भी ये सवाल किया। तो मैंने उसका उत्तर दिया कि जो हमारी संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, उसमें अगर आप देखिएगा कि पत्नी को भी वही दर्जा मिलता है जो पति को। तो लालू यादव की पत्नी होने के कारण उतना ही दर्जा और उतना ही सम्मान मिलेगा जितना लालू यादव को कार्यकर्ताओं से मिलता। इजीली एक्सेप्टेंस। तमाम नेता बैठे थे, रघुनाथ झा से लेकर तमाम लोग, बड़े बड़े लीडर थे और मीटिंग चल रही थी। तो होता क्या है कि जब एक्सेप्टेंस होता, इसी तरह से राजू सिंह जी जब चाहते थे कि हम भतीजा को बनाए, राजू बाबू बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के एक जमाने में, तो लालू जी ने उनको सलाह दिया कि भाई आप अपने भतीजा को नहीं, अपने बेटा को ही अपनी सीट से चुनाव लड़ाइए। राजू बाबू लोकसभा के सदस्य बन गए थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को, आज तो राजू बाबू के पोते बरबीघा से विधायक है कांग्रेस के, उनके पुत्र अब रहे नहीं, बड़े अच्छे और सीधे आदमी, सज्जन थे, विधानसभा में नौकरी करते थे, लेकिन उनको नौकरी छोड़ा के लाया गया और वो एमएलए बने, बाद में बिहार सरकार में मंत्री बने। उनकी पत्नी भी एमएलए बनी, राजू बाबू की पुतोह। तो उस समय भी लालू यादव ने उनको, तो इस तरह की बातें होते रहती है राजनीति में। और अगर लालू जी ने सलाह दिया तो चूंकि लालू जी के पास तो एक लंबा अनुभव है। जब चिराग पासवान के आने की बात थी तो 13 में उस समय चिराग पासवान की बहुत दिलचस्पी नहीं थी। वो अपना फिल्म का काम कर रहे थे और फिल्म में हीरो थे एक पिक्चर में, और बॉम्बे में ज्यादा समय बिता रहे थे। लेकिन जब रामविलास जी की तबीयत खराब हुई तो पार्टी के लोगों ने दबाव डाला, खास करके एक छपरा में मीटिंग होने वाली थी, प्रभुनाथ सिंह का शायद मीटिंग था, वो ऑर्गेनाइज कराए थे। तो हुआ भाई रामविलास जी तो आ नहीं सकते हैं, तो कम से कम अपने पुत्र को भेज। और चिराग जी पहली बार वहां छपरा में जाके भाषण दिया, बहुत शानदार उनका भाषण हुआ। उसके बाद डिमांड बढ़ने लगी और तब चिराग जी का भी मन बदला और वो भी, चिराग पासवान, पूरी तरह से राजनीति में अपने को समाहित कर लिए। फिर 14 का लोकसभा चुनाव लड़े और उसके बाद की कहानी तो सर्वविदित है कि अपने को किस तरह से चिराग पासवान स्थापित। तो ये राजनीति का जो फेज है वो चलता है। लेकिन एक बात हम पंकज जी आपको कहना चाहेंगे, बहुत लोग हुए जैसे चंद्रशेखर जी अपने पुत्र के खिलाफ रहे और जब तक वो जीवित रहे अपने पुत्र को राजनीति में, लेकिन उनके निधन के बाद एक आध बार पंकज जो उनके बड़े पुत्र थे उनके लिए एक बार दिग्विजय सिंह प्रस्ताव लेकर गए कि हम 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी, दिग्विजय तुम चुनाव लड़ाओगे तो चुनाव नहीं लड़ू, तुम क्या चाहते हो, मैं चुनाव नहीं लड़ू। तो फिर दिग्विजय सिंह पीछे चले गए, बांका से थे उस समय
रेल राज्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री बने थे अटल जी की सरकार में। तो बहुत सारे लोग सैद्धांतिक लोग हैं। सिरके सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, अपने जीते जी किसी पुत्र को नहीं आने दिए, लेकिन जब उनका निधन हुआ तो उनके दो दो पुत्र राजनीति में आए, एमएलए बने, मंत्री बने। तो ये देखा जा रहा है। तो लेकिन एक बात निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, नीतीश कुमार अगर अपने पुत्र को राजनीति में लाएंगे तो राजनीति से लगभग संन्यास ले लेंगे नीतीश कुमार, फिर चुनावी राजनीति में नहीं जाएंगे नीतीश कुमार। जितना हम लोग नीतीश कुमार को जानते हैं और लंबे नहीं, समय ठीक है, तक उनके पर वैसी उनकी अवस्था बड़ी तेजी से आ भी रही है, इसकी भी चर्चा बड़ी जोरों पर है रामबंधु वत्स जी। और सवाल यह है पार्टी का, सवाल है कार्यकर्ता का, सवाल है वफादार नेताओं का जो जेडीयू को जिंदा रखना चाहते हैं। सवाल है कि जेडीयू को बचाया कैसे जाए, और जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार की विरासत को कौन संभालेगा। जैसा आपने कहा, पत्नी संभाल सकती है, पत्नी रही नहीं, बेटा संभाल सकते हैं तो एक इकलौते सुपुत्र है निशांत। तो रामबंधु वत्स जी, जो चर्चा है, जैसे पहले आरसीपी जी का नाम आता था, वो पार्टी में है नहीं, मनीष वर्मा का नाम आने लगा, नेपथ्य में चले गए, और अब जो जिस तरीके की चर्चा हो रही है, खासतौर पर आपने कुछ नेताओं का नाम भी लिया जैसे श्रवण कुमार, और भारतीय राजनीति में तो कोई पहली बार तो ऐसा होगा नहीं, राजीव गांधी आए, पायलट थे। याद करिए अजीत चौधरी आईबीएम की नौकरी करते थे और उनको बुलाया गया। राहुल गांधी आए, सबको पता है। चौधरी अजीत सिंह आईआईटी खड़गपुर से पास आउट थे, अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन फिर उनको बुलाया गया। आपको याद होगा नवीन पटनायक, पूर्व मुख्यमंत्री उड़ीसा के, वो भी ऐसे ही राजनीति में आए। तो सवाल यह है कि भारतीय राजनीति तो इससे पटा पड़ा है, और जहां तक सवाल है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में तभी आएंगे जब वो राजनीति से रिटायर्ड हो जाएंगे। तो जैसे आप देख लीजिए कर्पूरी ठाकुर, रामनाथ ठाकुर कब आए पॉलिटिक्स में। लेकिन बात यह है कि पार्टी कैसे बचेगी, और जब पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता ये मांग करने लगेंगे तो ठीक है, एक ट्रांजिशन फेज भी तो आएगा रामबंधु वत्स जी। पार्टी की जरूरत को देखते हुए ऐसा किया तो जा सकता है ना, वो पार्टी के हित में होगा, जो पार्टी के शुभचिंतक हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री नीतीश कुमार के संन्यास के बाद हो, ये एक, भले ही नीतीश कुमार जिस हद तक सब जो एक सैद्धांतिक तौर पे जो समाजवादी नेता हैं वो बोलते भी रहे हैं कि लोग अपने बेटे को बढ़ाते हैं, हमने कभी नहीं बढ़ाया है, लेकिन आप देख लीजिए कि व्यवहारिक तौर पे अगर नीतीश कुमार के संन्यास के बाद उनके बेटे का आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जदयू के अंदर जितनी खेमेबाजी है और जितनी मजबूत खेमेबाजी है, उतनी खेमेबाजी यहाँ आरजेडी के अंदर नहीं है। नीतीश कुमार के निर्णय में, जदयू के निर्णयों में यहाँ की खेमेबाजी बहुत हावी रहती है। नीतीश कुमार के संन्यास के बाद उनके बेटे की एंट्री बहुत ही कठिन हो जाएगा। अब उनके संन्यास के पहले ही जो उनकी तबियत वाली जो नैरेटिव चलाई जाती है, उनकी तबियत तो खराब है, लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि वो कई कार्यक्रमों में नहीं गए और बताया गया कि उनको वायरल बुखार हुआ, और 24 घंटे के बाद अगले ही दिन वो किसी दूसरे सरकारी कार्यक्रमों में चले जाते हैं। तो उनके स्वास्थ्य के साथ एक रहस्य जुड़ा हुआ है। आप जैसे कि एक तो जीतनराम मांझी ने आरोप लगाया था, प्रशांत किशोर ने बयान दिया है कि हम आरटीआई दायर करके जानेंगे कि नीतीश कुमार किस सरकारी अस्पताल में कौन सी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य में एक रहस्य है जो, और उनकी जो बयानबाजी भी होती है, ये सोचना थोड़ा जटिल है या कठिन है कि नीतीश कुमार जैसे गंभीर नेता कभी कभी महिलाओं को लेकर के जो बयान दे देते हैं, तो कहीं इसकी कोई पटकथा तो नहीं लिखी गई है ताकि ये लगे कि नीतीश कुमार अब बीमार हो गए हैं, तो जदयू के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के सीएम रहते ही उनके बेटे की एंट्री करवा रही है, ताकि यह आरोप न लग सके कि नीतीश कुमार खुद अपने बेटे को प्रमोट करते हैं, जैसे कि स्वर्गीय राम विलास पासवान जी ने किया या लालू जी ने किया। तो वैसा कोई आरोप नीतीश कुमार पे नहीं लगेगा। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य में एक रहस्य है, एक नैरेटिव है जो उनके स्वास्थ्य को बढ़ा चढ़ा के पिछले 1 साल से उनके स्वास्थ्य को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। इसका मतलब कि बहुत ही गंभीरता से नीतीश कुमार जी इस पूरे हालात का निर्माण कर रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री रहते वो बेटे को लाएं, पार्टी में एक महत्वपूर्ण पद दें, और जहां तक हो साल 2 साल 3 साल तक उनकी मौजूदगी में ही उनके बेटे की
जो राजनीतिक सक्रियता है उसकी शुरुआत हो। ये और ऐसा अगर होता है तो नीतीश कुमार पे आरोप नहीं लगेगा। दूसरी बात है कि ये आरोप तो मीडिया जोन में लगेगा या जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें लगेगा, यानी पॉलिटिकल कॉरिडोर में लगेगा। जनता को इन आरोपों से कोई मतलब नहीं है। जनता बहुत ही सहजता से और सहर्ष से नीतीश कुमार के बेटे को अपने नेता के रूप में स्वीकार कर लेगी, और ऐसा होता है। आपने भी बताया है कि रामविलास के बेटे को जनता ने ही तो स्वीकार किया है। रामविलास जी तो नहीं है, और उनके जाने के बाद बीजेपी ने और ललन सिंह या जदयू के कारण उनके पार्टी में बिखराव भी हुआ, लेकिन जनता ने तो चिराग पासवान को ही पसंद किया। तो जनता की नजर में ये बात नहीं है कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे को प्रमोट किया है या नहीं किया है। ऐसा तो हर क्षेत्र नहीं, वो ठीक बात, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो आजकल इनका एक्टिविटी बढ़ा है, पब्लिक फोरम पे भी जाने लगे हैं या उस तरह के कार्यक्रम में जाने लगे हैं। अभी जो उनके दादाजी के मूर्ति का अनावरण था, जब वो बख्तियारपुर गए थे और उनसे सवाल भी पूछा गया था, तो उन्होंने अपने पिता के लिए वोट भी मांगा। ये सारी बातें कही जा रही, पर एक दूसरी आवाज भी उठ रही है डॉक्टर संजय कि ये विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। मेरे पास जानकारी है मनीष वर्मा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो मेरे पास जानकारी, मनीष वर्मा चुनाव नहीं लड़ेंगे, पर ये विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो सोचिए, जो आप रामबंधु बस जी कह रहे थे कि पिता के रहते सक्रिय राजनीति में आएंगे ताकि बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए और जेडीयू के भीतर का जो खेमेबाजी है वो ज्यादा प्रभावी ना हो, मतलब इनके नेतृत्व को स्वीकार करने में और लोग रोड़ा ना बने, इसलिए पिता के एक्टिव रहते हुए इनको नेतृत्व दिया जा सकता है। तो क्या इस बात का मतलब यह निकाला जा सकता है क्या? मैं आपसे यह पूछ रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा संजय झा के घर पे चूड़ा दही का भोज था और आरजेडी के तरफ से कहा गया कि अमित शाह कह बैठे कि नीतीश जी की सलाह के बाद ही हम मुख्यमंत्री तय करेंगे। तो क्या इशारा इस ओर भी हो सकता है क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश जी के सलाह के बाद हम तय करेंगे, तो इसका मतलब क्या ये निकाला जा सकता है कि मुख्यमंत्री पद भी इनको दिया जा सकता है? हो सकता है नीतीश जी जब तक एक्टिव रहे उसके बाद इनको सीएम बनाया जा सकता है, हरनौत से चुनाव लड़ाया जा सकता है जो नीतीश जी का चुनावी क्षेत्र रहा है। इसकी क्या संभावना है? की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम विनय जी ले रहे थे, वो लोग एक्टिव लोग थे। डॉक्टर लगता है कुछ नेट, हाँ, स्पष्ट कहा कि भाई अब तय कर लीजिए कि वो उनको लड़ाइएगा कि आप हमको लड़ाइएगा, और बाद में फिर वो या चंद्रशेखर सिंह का इन्होंने नाम लिया। लेकिन जो दूसरे कालखंड की बात जो रामबंधु जी कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई चिराग पासवान को लोगों ने स्वीकार कर लिया कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी वही हैं। कहाँ कोई इसमें इफ बट हुआ कि पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज पर कोई डिबेट तो नहीं हुआ। लालू प्रसाद जी के तो पत्नी बेटे सबको लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये असली उत्तराधिकारी यही है। और उसी तरह से नीतीश कुमार, देखिए स्वास्थ्य को लेकर के तो सवाल है, वो नीतीश कुमार जो फराटेदार बोलते थे अब वो लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, मीडिया से परहेज करते हैं, बोलते नहीं हैं, बोलने के क्रम में भी कभी कभी चीजें इस तरह से बोल जाते हैं जिसको लेकर के कई बार विपक्ष उन पर हमलावर हो जाता है। तो इस बात को लेकर के तो सवाल है, लेकिन निशांत को जिम्मेवारी दी जा सकती है। हरनौत से अगर निशांत लड़ेंगे चुनाव, तो अगर तेज प्रताप कहीं से लड़ते हैं चुनाव जीत जाते हैं, फिर हरनौत से अगर ये लड़ते हैं तो कहाँ दिक्कत है चुनाव जीतने में। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी अगर सेफ एग्जिट करेंगे और अपने बेटे को जिम्मेवारी देंगे या चाहेंगे कि हमारे बेटे को ही जिम्मेवारी मिले, तो भाजपा मुझे नहीं लगता है कि इफ बट बहुत कर पाएगी। इसलिए नहीं कर पाएगी कि चूंकि ओबीसी के एक बड़े चेहरा, लौकुश समाज के एक्सेप्टेड लीडर के तौर पर नीतीश कुमार जी हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। ईबीसी आज भी इंटैक्ट है नीतीश कुमार के साथ, महिलाएं जो इंटैक्ट है नीतीश कुमार जी के साथ,
तो अगर निशांत जी की ताजपोशी होती है, उनको चुनाव लड़ाने की बात होती है, उनको संगठन में जगह मिलती है, सरकार में कोई जगह मिलती है, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी या कोई लोग इफ बट करेंगे। और एक युवा चेहरा, और बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट हैं, ठीक ठाक ढंग से पढ़ाई इन्होंने की है, ठीक है अध्यात्म के तरफ मुखातिब थे, राजनीति में इनकी सक्रियता नहीं थी, लेकिन जिस तरह से इधर उनका पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिखाई पड़े, पब्लिक फोरम से कई बार बोलते हुए देखे गए निशान, लगा कि कहीं ना कहीं से उनकी ग्रूमिंग हो रही है। और राजनीति को तो वो देख ही समझ रहे हैं, घर में ही देख रहे हैं, लोगों से उनकी बात होती है, इंट्रोवर्ट है, लेकिन चीजों को तो वो समझते ही हैं। तो चुनाव लड़ाने से लेकर के और जिम्मेवारी देने तक की बात में दम है। और मेरी भी जानकारी है, मैंने कहा ना कि एक बड़े करीबी नेता जो कभी नीतीश कुमार जी के साथ हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि निशांत ही एक अंतिम विकल्प है जिनको संगठन में ला करके जेडीयू पार्टी को बचाई जा सकती है। अगर उनके अलावा कोई और होंगे तो इतनी खेमेबाजियां हैं कि पहले तो पार्टी ही टूट जाएगी। जब पार्टी ही नहीं बचेगी तो फिर क्या। और नीतीश कुमार जी को भी लेकर के सवाल तरह तरह के आते रहते हैं कि क्या वो हर चीज को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, संगठन को भी, सरकार को भी। वहां पर निशान पर दाव लगाई जा सकती है। और नीतीश कुमार जी अगर, हाँ बिल्कुल, तो वही बात हम कह रहे थे डॉक्टर संजय कि बेमन से ही सही, जैसे जिन लोगों का मैंने नाम लिया, आशुतोष जी, नवीन पटनायक भी बेमन से ही आए थे, ये बात आप जान लीजिए। क्योंकि राहुल गांधी के बारे में भी कहा जाता है कि सोनिया गांधी उनको लाई। चौधरी अजीत सिंह के बारे में भी कहा जाता है बेमन से ही आए थे। इवन राजीव गांधी के बारे में भी कहा जाता है कि भाई पार्टी को बचाने के लिए, उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, पार्टी को बचाने के लिए ही वो आए थे, वो पायलट की नौकरी करते थे। तो आशुतोष कुमार, जेडीयू की पार्टी, इतने कार्यकर्ताओं की इच्छा, इतने वफादार नेताओं की इच्छा, और उसका सम्मान तो करना पड़ेगा, इसलिए राजनीति में आ सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये परिवारवाद का विरोध करते रहे नीतीश कुमार, तो यही नीतीश कुमार ने यह भी तो कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, तो गए ना भाई। तो ऐसा कौन सा इसमें बात है, कह देंगे हम तो नहीं चाहते थे, हम जब तक एक्टिव रहे हम नहीं लाए, लेकिन अब जनता चाहती है, पार्टी चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं, नेता चाहते हैं, पार्टी को एकजुट रखना है, इसलिए इनको लाया जाए। परिस्थिति इस तरीके की है, इसलिए हमने अप्रूव कर दिया। क्या कहते हैं? जदयू की सेहत के लिए तो फिलहाल यही सही रहेगा कि निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में हो। और हाल के दिनों में जिस तरीके से, जिस साफगोई के साथ वो मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं, और उनमें नीतीश कुमार का अक्स और उनकी जो शालीनता है वो खास तौर पर दिखती है। और अगर वो राजनीति में आते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में एक यू टर्न होगा और एक बहुत ही रोमांचक दौर में बिहार पहुंच जाएगा। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि नवीन पटनायक बेमन से आए थे, वो फॉरेन में रहते थे, उन्हें राजनीति में क्योंकि एक आप कह सकते हैं विरासत में मिली। उसी तरीके से राहुल गांधी की भी बात करें, या हम लोग अपने यहाँ चिराग पासवान की बात करें, या तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव क्रिकेट के खिलाड़ी थे और हम लोगों ने देखा है वो पटना में भी किस तरीके से और बहुत शानदार क्रिकेट खेलते थे। उसके बाद वो आईपीएल में भी गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि उनकी रुचि राजनीति में बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन जब पिताजी ढलान पर हुए तो तेजस्वी यादव ने कमान संभाल लिया। तो अब निश्चित तौर पर अगर निशांत कुमार कमान संभालते हैं तो बिहार की राजनीति एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ जाएगी। और निशांत कुमार को राजनीति में आना भी चाहिए, क्योंकि जब सभी लोग आए हैं और नीतीश कुमार बिहार के एक बहुत ही बड़े नेता हैं और जो उनका कंट्रीब्यूशन बिहार के लिए रहा है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी जो एक छवि होती है उसको बिहार मिस करेगा। और निशांत कुमार के रूप में उनकी एक छवि को देखा जाएगा और ये बिहार की राजनीति के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा और सुनहरा अध्याय होगा। क्योंकि जब तमाम लोग राजनीति में आ रहे हैं और तमाम लोग अपनी विरासत को संभाल रहे हैं, चाहे हम अन्य क्षेत्रों में भी बॉलीवुड की भी बात करें, तो आखिर निशांत कुमार राजनीति में क्यों नहीं आए? क्योंकि अब नीतीश कुमार के पास तो और कोई विकल्प
है भी नहीं कि उनकी पार्टी को किस तरीके से थामे रखा जाए और पार्टी के अंदर जो भीतरघात है उसे रोका जाए। ठीक है, तो चलिए, अगर इस तरह की बात है तो निश्चित तौर पर हमें ये देखना होगा कि बिहार की राजनीति और क्या करवट लेती है, क्योंकि बिहार अलग अलग पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स का गवाह रहा है। सवाल ये है कि अब दूसरे जनरेशन के पास राजनीति तो लगभग पहुंच चुकी है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पूरे तरीके से अपनी पार्टी पर पकड़ मजबूत कर चुके हैं, चिराग पासवान मजबूत कर चुके हैं, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, वो भी पार्टी पर पकड़ मजबूत कर चुके हैं। तो सवाल ये है कि जेडीयू पर पकड़ मजबूत कौन करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। विनय जी, क्या हम लोग को तैयार रहना चाहिए? एक लाइन का जवाब दीजिएगा। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। बात क्या है कि जो अध्यात्म की बात हो रही है, तो अध्यात्म की बात तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो तो बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, वो तो मठ चलाते थे, लेकिन राजनीति में सक्रिय है और बहुत बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम कर रहे हैं, एक मिसाल काम कर रहे हैं वो। तो अध्यात्म में रहने का मतलब ये नहीं कि आप राजनीति में नहीं रह सकते हैं, आपको आना पड़ेगा। हाँ, ये बात तय है कि शुरू से नीतीश कुमार इसके पक्षधर नहीं रहे, लेकिन आज पार्टी का डिमांड है। और जो सही कहे उन्होंने कि तेजस्वी यादव की चर्चा कर रहे थे, भाई तेजस्वी यादव तो क्रिकेटर थे। और सबसे बड़ी बात है, सबसे दिलचस्प बात बता दे कि तेजस्वी यादव बिहार के लिए क्रिकेट नहीं खेले। पहला जो एकमात्र रणजी ट्रॉफी उनको खेलने का मौका मिला वो झारखंड से खेले थे, बीदर के खिलाफ 2009 में। संयोग से उस मैच को हमने कवर किया था रांची में। तो बिहार की क्या दुर्गति हुई क्रिकेट में, आप देख लीजिए। जब लालू यादव, ठीक है, तो चलिए, तेजस्वी यादव को बहुत लोगों ने ट्रेंड किया, अब इनको निशांत को कौन ट्रेंड कर रहा है, पीछे से कोई कर भी रहा होगा, शायद हम लोग के पास अभी तक जानकारी पहुंची नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है, इसकी चर्चा बहुत जोरों पर है। चूंकि अब समय की सीमा हम लोग पार कर चुके हैं, इसलिए विनय जी, डॉक्टर संजय कुमार, रामबंधु वत्स जी, आशुतोष कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।